Hello everyone, this is Niharika Tiwari and in this video we will going to discuss about the reason or causes behind the backwardness and stagnation of Indian agriculture. So friends, इस वीडियो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रीज़न थे जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को वीक और बैकवर्ड बना रहे थे उस टाइम में। तो सबसे पहला जो आपके सामने रीज़न आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे 2 नंबर में। सो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। जो पहला रीज़न जो आता है वो आपका आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम से आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसा रेवेन्यू सिस्टम है जिसपे आपको कहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है, लैंड पे। मतलब आपको रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है कहाँ से, लैंड से। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अब बात कर लेते हैं कि लाया कौन, इम्प्लीमेंट किसने किया। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को आपके बंगाल प्रेसिडेंसी ने इम्प्लीमेंट किया था। अब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है, इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ज़मींदार को लैंड का परमानेंट ओनर बना दिया था। मतलब अब जो इंडियन के फार्मर्स हैं उनकी ज़मीन नहीं रही, उनकी ज़मीन पे अब उनका हक नहीं रहा। अब हक किसका हो गया, ज़मींदार का। अब आपका जो ज़मींदार है वो आपका बन गया है ओनर। तो अब ज़मींदार को काम क्या दिया गया, ज़मींदार को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम दिया कि आपको उस लैंड पे क्या कलेक्ट करना है, रेंट कलेक्ट करना है फार्मर से। क्योंकि फार्मर की तो वो ज़मीन है नहीं, तो अगर वो कुछ उगाते हैं लैंड में तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें उस लैंड पे रेंट देना होगा, क्योंकि अब वो एज अ किराएदार है आपके अपने खुद के ही लैंड में। तो उनसे ज़मींदार क्या लेते हैं, रेंट लेते हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़मींदारों से रेंट लेती थी वो तो फिक्स था कि उन्होंने उन ज़मींदारों से कहा है कि आपको इतना रेंट कलेक्ट करके हमें देना है। और पर जो ज़मींदार थे उनको तो अथॉरिटी मिली गई थी कि आपको रेंट लेना है फार्मर से। तो उनका क्या हो गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। वो फार्मर से उतना रेंट लेते थे जितना उनका मन करता था। मतलब वो उतना रेंट ले लेते थे जितना उनको लगता था कि हाँ हम इनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर आपको जानने की ज़रूरत ये है कि जो डेट थी रेंट को कलेक्ट करने की वो ज़मींदार ने फिक्स्ड कर रखी थी कि इस डेट पे आपसे हम रेंट लेंगे। वो फिक्स थी, भले ही उस डेट तक उनके पास वो रेंट का मतलब रेंट के लिए पैसे हैं या नहीं हैं, या वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता था। उनकी डेट फिक्स है, वो उस डेट में जाके फार्मर से रेंट कलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत फार्मर्स होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे रेंट के फॉर्म में देने के लिए, तो ये उनको थ्रेटेंड करते थे, उन्हें परेशान करते थे और अपनी अलग अलग डिमांड करते थे जो वो फार्मर से कहते थे आप पूरी करिए, क्योंकि आप अगर रेंट नहीं दे सकते तो जो हम आपसे करवा रहे हैं, जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ को भी लेके, वो आपको करनी है। द रीज़न बिहाइंड द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, जब आप एग्रीकल्चर से जो भी आपका आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसे जब आप मार्केट में बेचने लग जाते हो फॉर प्रॉफिट मोटिव, जहाँ आपका ये प्रॉफिट मोटिव आ जाता है ना, तब वो आपका हो जाता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि फार्मर्स को कहा कि आप अब फूड क्रॉप मत ग्रो करो, अब आप कैश क्रॉप ग्रो करो। कैश क्रॉप बेसिकली वो क्रॉप जिनको वो मार्केट में बेच के पैसा अर्न कर सके। तो कैश क्रॉप में वो ग्रो करने के लिए क्या कह रहे थे, वो आपसे कह रहे थे आप क्या ग्रो करो, इंडिगो ग्रो करो। इंडिगो का काम क्या था, इंडिगो का काम हमारी कंट्री में तो कुछ नहीं था। इंडिगो का काम था ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी कंट्री में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे उन्हें इंडिगो का यूज़ करना था। तो वो हमारे फार्मर से इंडिगो को क्या करा रहे थे, ग्रो करा रहे थे। अब हमारे फार्मर्स जो थे वो इंडिगो ग्रो भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक लालच दिया गया था कि अगर आप इंडिगो ग्रो करते हो, कैश क्रॉप ग्रो करते हो, तो आपको एडवांस दिए जाएंगे। तो अब फार्मर्स इस पॉलिसी के थ्रू जो उन्होंने उनको दिया, जो लालच दिया, उससे वो अट्रैक्ट हो गए और वो इंडिगो ग्रो करने लगे। जिसके कारण क्या हुआ, जो हमारी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी थी वो बर्बाद होती गई और ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का एक रीज़न बन गया जिसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकवर्ड बना दिया। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है आपका इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर। मतलब जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। तो जब पार्टीशन हो रहा था तो बहुत सारा जो इंडिया का फर्टाइल लैंड था
वो कहाँ से चला गया, हिस्से में बट के पाकिस्तान चला गया। तो इसके कारण भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अफेक्ट हुआ। मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड में जहाँ हम जूट प्रोडक्शन करते थे, हमारी कंट्री का जूट प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, बहुत प्रोड्यूस करते थे, हमारा वर्ल्ड मार्केट थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो फर्टाइल लैंड था वो पाकिस्तान में चला गया, तो जूट प्रोडक्शन भी हमारा काफ़ी हद तक अफेक्ट हो गया और उसका भी प्रोडक्शन फॉल हो गया। सो ये भी रीज़न है जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस पे कंट्रीब्यूट करता है। Another reason behind backwardness of agriculture is low investment in agriculture sector. फ्रेंड्स, पहली वीडियो में जहाँ पे मैंने आपसे एग्रीकल्चर के फीचर डिस्कस किए हैं, वहाँ भी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है कि जो इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ही कम था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो कोई मतलब था ही नहीं कि वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करे या हमारे लिए कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करे या हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए आइडियाज़ लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए। उनका कोई ऐसा मोटिव था नहीं कि वो हमें कोई बेनिफिट प्रोवाइड करें। अगर वो कुछ करते भी थे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या किसी भी एरिया में, तो वो अपने लिए करते थे, इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है। सो ये हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने अपने साइड से तो कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं। दूसरा, हमारे फार्मर्स की कंडीशन इतनी ख़राब चल रही थी ना कि हमारे फार्मर्स इतने एबल नहीं थे कि वो कोई टेक्नोलॉजी लाएं या पैसा इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो ये सारे रीज़न क्या है, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को बैकवर्ड बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प करी है इज़ टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि क्या रीज़न थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्डनेस के। So if you like this video, then press like button and please subscribe to my channel. Thank you.